what are the basic operation on the dictionary, and how we can write a user defined function. So dictionary is a collection which is an unordered, changeable and index. So this dictionary is a mutable. This is mutable. तो म्यूटेबल डिक्शनरी भी है और लिस्ट भी है. लिस्ट में भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और डिक्शनरी में भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है. So dictionaries are written within the curly bracket and they have the key and the value pair. Each key is separated from its value by a colon. तो की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलम का यूज किया जाता है. कीज आर यूनिक while the values may not be. आपकी कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती. जैसा कि पहले भी हमने देखा है, सेट्स के केस में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होते, तो डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं. सेम वैसे ही डिक्शनरी के केस में अगर डुप्लीकेट इंडेक्स नंबर है यानी कि की नंबर है तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू रिमूव हो जाएगा. तो इवन इन दिस केस यू कैन सी दैट 10 इज सिमिलर टू दिस. यहाँ पर अजय है और यहाँ पर विजय है. अकॉर्डिंगली ये डाटा रिमूव हो जाएगा. ये कंप्लीट आइटम रिमूव हो जाएगा बिकॉज डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं. द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डाटा टाइप. तो वैल्यूज के लिए कोई भी डाटा टाइप यूज किया जा सकता है, बट कीज के लिए केवल इम्यूटेबल वैल्यूज ही यूज कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ वैल्यू बट दिस इज अ कीज. The keys of a dictionary can be of any immutable data type. Keys में केवल immutable values ही यूज किया जा सकता है, जैसे कि strings, integers and tuples. List को as a key यूज नहीं कर सकते. And in this case, we have the dictionary conversion function also. This similar to the list, tuple, and set. Dictionary function भी exist करता है and it can be used to convert the data into a dictionary format. तो ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जिसमें ये की है और ये वैल्यू है. इसे सिंगल लाइन में भी इस तरीके से लिखा जा सकता है. एंड दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी. Just to access the elements of the dictionary, you can use either this get method or you can specify the key name as a index. आप की नेम को एज ए इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं. इस केस में अगर हम देखें तो की नंबर 1 है और ये वैल्यू 1 है, ये की 2 है, ये वैल्यू 2 है, ये की 3 है और ये वैल्यू 3 है. तो जो भी की आप स्पेसिफाई करेंगे उस की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है उसे एक्सेस किया जा सकता है. इस केस में ये 3 है तो इसके साथ जो भी वैल्यू एसोसिएटेड है उसे एक्सेस किया जा सकता है. सिमिलरली डिक्शनरी में हम गेट मेथड में भी की पास ऑन कर सकते हैं. तो गेट फंक्शन को अगर हम की पास करेंगे तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी. तो हम डायरेक्टली अगर स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं और उससे हमें वैल्यू मिल जा रही है तो हम गेट फंक्शन का यूज इग्नोर करते हैं बिकॉज लिस्ट है, टपल है, सभी में डायरेक्टली इंडेक्स नंबर दे करके हम वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं. सिमिलरली डिक्शनरी के केस में भी की स्पेसिफाई करके वैल्यूज को रिट्रीव किया जा सकता है. नेक्स्ट इज ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू. अब किस डिक्शनरी में अगर हमें कोई वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे. तो डिक्शनरी के केस में हमने यहाँ पे लिखा एज. तो एज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तो इफ वी राइट एनी की, हमने कोई भी की यहाँ पे लिखा, ये की फर्स्ट इस की के लिस्ट में चेक होगा क्या ये की इसमें एग्जिस्ट करता है. इफ की एग्जिस्ट विद इन द डिक्शनरी, ये 10 उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करके उसे मॉडिफाई कर देगा. बट अगर यहाँ पे हमने हाइट लिखा और इस केस में इसके कीज में अगर हम देखें
तो हाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हाइट फर्स्ट इस कीज के साथ चेक होगा, क्या कीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। अगर नहीं करती हैं तो ऑटोमेटिकली ये नया आइटम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। सो अपडेटिंग एंड एडिंग इज अ सिमिलर प्रोसेस। अगर की पहले से एग्जिस्ट करता है तो अपडेट हो जाएगा, अगर की पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है डिक्शनरी में तो नया आइटम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है और इसमें मुझे ऐड करना है तो कैसे करेंगे? सिंपली राइट रोल नंबर और मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, डी नेम अजय, और फिर अब यहाँ लिखते हैं डी टोटल 300। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया और डिक्शनरी के अंदर अकॉर्डिंगली इस टाइप से आइटम्स क्रिएट हो जाती है। बट इस केस में अगर मैं फिर से लिखता हूँ रोल नंबर 110, तो क्या होगा? ये रोल नंबर ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है तो इसकी 100 वैल्यू रिप्लेस होकर के 110 हो जाएगी। तो दिस इज हाउ अ डिक्शनरी कैन बी मैनिपुलेटेड। उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना है तो एग्जिस्टिंग की के साथ नई वैल्यू स्पेसिफाई कर दीजिए, नया आइटम ऐड करना है तो न्यू की एंड न्यू वैल्यू स्पेसिफाई कर दीजिए, वो अकॉर्डिंगली वहां पर क्रिएट हो जाता है। In this case, I want to check whether the particular key exists in this or not. तो हम यहाँ पर ये की चेक करना चाहते हैं, क्या ये की इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे केवल डिक्शनरी का नेम लिया है, तो बाय डिफॉल्ट की 1, की 2 और की 3 इस डिक्शनरी के पास अवेलेबल है और अकॉर्डिंगली इस एज को इस लिस्ट में वो चेक करेगा। तो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी के नेम में केवल कीज ही एक्सेस होते हैं, तो एज को इस लिस्ट में चेक करेगा, अगर एग्जिस्ट करता है यस एज इज द की द डिक्शनरी। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? ऑलरेडी वैल्यू जो है वो है 7, तो 7 + 5 12, तो इस वैल्यू को उसने 12 से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर अगर हम एक्सेस करेंगे तो 12 यहाँ पे शो करेगा। व्हाट इज द कोड टू चेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अजय। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम नेम को रिट्रीव करेंगे और इसे डबल इक्वल टू ऑपरेटर के साथ कंपेयर करके देखेंगे क्या दोनों सेम है या नहीं। अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं इफ अजय इन डी, तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा, बिकॉज डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट केवल कीज होती हैं, बाय डिफॉल्ट केवल कीज होती हैं और कीज कौन सी हैं? नेम, एज एंड दिस क्लास। तो अजय इसमें मिलेगा ही नहीं, तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा। तो इसको अगर कंपेयर करना है तो पहले कीज के बेस पे डाटा को रिट्रीव कीजिए और उस डाटा को अजय से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इन दिस केस लुकिंग थ्रू अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के आइटम को अगर रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? इन दिस केस सिंपली अगर हम फॉर लूप का यूज करते हैं तो एक्स अगर हम लेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट इसके अंदर केवल की नेम्स होती हैं, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर केवल की नेम्स होती हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट केवल की नेम से यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, बट अगर आपको वैल्यू शो करनी है तो जो की आपको मिल रहे हैं उस की को यहाँ पर पास ऑन कर दीजिए, उस की के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यूज हैं वो आप रिट्रीव कर सकते हैं।
सिमिलरली डिक्शनरी की वैल्यूज केवल हमें रिट्रीव करनी है, तो हमारे पास वैल्यूज फंक्शन भी है, और वैल्यूज फंक्शन से सारी वैल्यूज हम यहाँ रिट्रीव कर सकते हैं, लाइक ज़ारा, 7 और फर्स्ट। तो वन बाय वन सारी वैल्यूज हमें मिल जाती हैं विदाउट यूजिंग अ की, लेकिन ये वैल्यू किस की के साथ एसोसिएटेड है वो हमें नहीं पता चलेगा। सो नेक्स्ट इज दिस आइटम्स। आइटम में हमें की और वैल्यू दोनों के पेयर मिल जाते हैं। तो x में की है और y में वैल्यू है, तो की और वैल्यू के पेयर्स हम एक साथ यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। यानी कि सिंपली हम डी लिख सकते हैं, डी डॉट कीज भी लिख सकते हैं, डी डॉट वैल्यूज भी लिख सकते हैं, और डी डॉट आइटम्स भी लिख सकते हैं। बोथ दीज आर सिमिलर इफ वी आर यूजिंग विथ फॉर लूप। तो फॉर लूप के केस में डी भी हमें केवल कीज प्रोवाइड करेगा और डी डॉट कीज भी केवल कीज प्रोवाइड करेगा। वैल्यूज के केस में केवल वैल्यूज होंगी, और आइटम के केस में की और वैल्यू दोनों ही हमें मिल जाती हैं। तो डिक्शनरी के केस में अगर की को रिमूव करना है, यानी कि आइटम को रिमूव करना है, तो आप पॉप फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं। जो भी की आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे उस की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू भी रिमूव हो जाती है। पॉप आइटम, जो भी लास्ट आइटम डिक्शनरी के अंदर है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। जो भी लास्ट आइटम डिक्शनरी में है वो रिमूव हो जाएगा। इन केस ऑफ अ क्लियर, ऑल द आइटम इज गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के सारे आइटम रिमूव हो जाएंगे और आपका डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है। इन केस ऑफ अ डेल, वैल्यू भी रिमूव हो जाएंगे और सारी कीज भी रिमूव हो जाएंगी और वेरिएबल भी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो इन दिस केस अगर डिलीट करने के बाद वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंगली एरर शो करता है। बट क्लियर करने के बाद अगर डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो एम्प्टी डिक्शनरी शो करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लियर एंड द डेल। मैंने जैसे आपको बताया था कि पाइथन के केस में वेरिएबल और वैल्यूज अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होती हैं। तो इन केस ऑफ अ क्लियर केवल ये वाला पोर्शन रिमूव होता है, दिस इज गोइंग टू बी रिमूव्ड विद द क्लियर। बट इन केस ऑफ अ डेल दोनों ही पोर्शन रिमूव हो जाते हैं, तो वेरिएबल भी हमारा मेमोरी से डिलीट हो जाता है। तो इन केस ऑफ अ लेंथ कितने आइटम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो ये शो करेगा। एंड इन केस ऑफ अ मैक्सिमम इट विल शो द मैक्सिमम फ्रॉम द कीज। तो जो भी कीज में मैक्सिमम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सो N1 N2 और N3 में जो भी मैक्सिमम है वो इसे डिस्प्ले कर दिया। बट हम चाहते हैं वैल्यूज के बीच में से मैक्सिमम निकालना, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज में से हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली मैक्सिमम फंक्शन को हम कीज भी पास ऑन कर सकते हैं और कीज भी से भी मैक्सिमम निकाला जा सकता है। सिमिलरली वी कैन टेक द हेल्प ऑफ मिन एंड सम फंक्शन। मिनिमम और सम फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है और इन फंक्शन को भी हम डिक्शनरीज पर अप्लाई कर सकते हैं। So this is how we can copy a dictionary। एक डिक्शनरी के डाटा को दूसरे डिक्शनरी पे कॉपी करना है तो ये कॉपी करने का मेथड है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट ये डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी को हमने D2 में अकॉर्डिंगली कॉपी कर दिया। और जैसे एक हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट देखा था कि अगर हम ए में 10 स्टोर करते हैं और बी में भी 10 ही स्टोर करते हैं, ऐसे केसेस में ए और बी दोनों ही सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं। तो डिक्शनरी के केस में भी अगर सेम डाटा आप डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 में कॉपी करेंगे तो दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट करते हैं। तो इन दिस केस दिस इज द लोकेशन, और इसके अंदर अकॉर्डिंगली 3 पार्ट्स में ये डाटा है। ये नेम है, ये एज है और ये क्लास है। यहाँ पे ज़ारा है, 7 है और ये फर्स्ट। तो ये D1 है और D2 भी सेम इसी को पॉइंट कर रहा है। और अब हमने यहाँ पर D2 में मॉडिफाई किया, तो D2 के थ्रू अगर हम एज को मॉडिफाई कर देते हैं और D1 को फिर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो D1 में भी
मॉडिफाइड डाटा शो करेगा, बिकॉज D1 और D2 दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में जब भी एक वेरिएबल को, डिक्शनरी को या लिस्ट दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हैं जस्ट बाय यूजिंग द असाइनमेंट, वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, और एक भी वेरिएबल में मॉडिफाई करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में भी वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। ये ए है, अब बी इक्वल टू ए कर रहे हैं। आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और इस केस में अब मैं ए के अंदर 0 1 2 2 नंबर पोजीशन पर 100 स्टोर कर देता हूँ, और अब मैं बी को प्रिंट करके देखता हूँ। तो बी में देखिए मॉडिफाई हो गया, क्योंकि ए और बी दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो किसी एक लोकेशन के थ्रू अगर वेरिएबल के थ्रू मॉडिफाई करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में भी वो मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट करता है। सेम ऐसा ही केस डिक्शनरी के केस में भी है। अब इस एक्स को वाई में स्टोर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे वाई के थ्रू एज को मॉडिफाई कर लेता हूँ। पहले हम एक्स और वाई के आईडी को चेक कर लेते हैं। आईडी ऑफ एक्स, आईडी ऑफ वाई, तो दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और अब हम वाई के थ्रू एज को चेंज करते हैं और एक्स को एक्सेस करके देखिए, एक्स में भी ये मॉडिफाई हो गया। तो ऐसे केसेस में जब भी डाटा अगर कॉपी करना है, आप चाहते हैं कि सेपरेट स्पेस अलोकेट हो, तो आप यहाँ पर कॉपी या डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर की हेल्प ले सकते हैं। तो कॉपी से सेपरेट मेमोरी लोकेशन दोनों ही वेरिएबल को असाइन हो जाता है, या फिर आप डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस केस में ये आपके पास x है, और अब मैं y इक्वल टू डिक्शनरी x, y इक्वल टू डिक्शनरी x ये लिख देता हूं। अब हम चेक करते हैं id ऑफ x एंड id ऑफ y, दोनों ही सेपरेट मेमोरी लोकेशन में जा चुके हैं। यानी कि अगर हम एक लोकेशन में मॉडिफिकेशन करेंगे तो दूसरे लोकेशन में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। So this is the basic concept of the list and dictionary. List and dictionary, the mutable data type. List and dictionary, the mutable data type. So next is nested dictionary भी अलाउ है, और डिक्शनरी के अंदर फर्दर की और की के साथ फर्दर डिक्शनरीज यहाँ पर हो सकते हैं। तो हम नेस्टेड डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं अगर हमें कॉम्प्लेक्स डाटा स्टोर करना है तो। तो इन दिस केस अगर हम आइटम्स करते हैं तो आइटम्स के केस में हमें 1 और 100, 2 और 200, इस टाइप से टपल फॉर्मेट में सारा डाटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। कीज के केस में केवल कीज ही हमें मिलेंगी, ये वाला की वाला पार्ट, बाकी का नहीं मिलेगा। वैल्यूज के केस में केवल वैल्यू वाला पार्ट मिलेगा, बाकी का हमें आइटम नहीं मिलेगा। So this is all about the dictionary, but dictionaries and sets, list and the tuple, all these four data structures are very important data structure for the data science concept. Data science में जितने भी फाइल हैंडलिंग है, जितने भी ऑपरेशंस है, वो इन 4
कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बेस पर ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो डाटा साइंस पे काम करना है या पाइथन लैंग्वेज को समझना है, तो पाइथन लैंग्वेज मीन्स दिस फोर डाटा टाइप्स, इन फोर डाटा टाइप्स को प्रॉपरली हैंडल कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑपरेशन आप पाइथन को यूज करके या डाटा साइंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द फंक्शन. What is this function? Function is a block of organized reusable code. कोई भी कोड है, हमने अभी तक कोड ही सीखा है, तो पाइथन में हम कोड लिख सकते हैं और इस कोड को अगर कोई नेम के अंडर स्टोर करना है तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वी कैन give a name to few line of code. It may be thousands of lines. So we are able to give a identifier name to the code. जैसे हम वेरिएबल नेम, मेमोरी में स्टोर डाटा को हम एक नेम दे सकते हैं, सेम वैसे ही लाइन ऑफ कोड को हम एक नेम दे सकते हैं बाय यूजिंग द फंक्शंस. So we have two type of function, predefined and यूजर डिफाइंड. तो प्रीडिफाइंड फंक्शन में जो पहले से ही बने हैं, लाइक द इनपुट, प्लेस, स्ट्रिंग, द फॉर्मेट. यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग फंक्शन लिखता है. तो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग अ फंक्शन? तो ये सिंटैक्स है. इस फंक्शन के सिंटैक्स को हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. तो फंक्शन अगर लिखना है तो ये डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है एंड दिस इज द नेम. कोई भी फंक्शन का नेम दिया जा सकता है, लाइक एबीसी, और कोई भी पैरामीटर पास ऑन किया जा सकता है, लाइक एक्स एंड वाई, देन कॉलन. यहाँ पर कॉलन होता है. तो दिस इज द हेडिंग ऑफ द फंक्शन एंड विद इन दिस वी कैन राइट कोड, लाइक सम इज एक्स प्लस वाई. तो जो भी दो वेरिएबल्स इसके इनपुट मिलेंगे उसे ऐड करके इसे हम फाइनली रिटर्न कर सकते हैं. So this is how a function can be written in a Python. तो डिफाइन कीवर्ड से स्टार्ट होता है, डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है फंक्शन का नेम, और आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, बट दिस इज एन ऑप्शनल पार्ट. पैरामीटर पास करना कोई जरूरी नहीं है. एंड रिटर्निंग इज आल्सो ऑप्शनल. रिटर्निंग इज नॉट अ कंपल्सरी in this case. So this is some of the inbuilt function. ये इनबिल्ट फंक्शन है और इसमें मैक्सिमम फंक्शंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस फंक्शन. लेंथ, डाउन, मैक्स, मीन, ऑक्टल, पावर, रेंज, ये अब्सोल्यूट, फॉर्मेट और इवेल, ये थ्री डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसे पहले हमने डिस्कस नहीं किया है, इन्हें हम चेक कर लेते हैं. इवेल फंक्शन का यूज होता है किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है. तो सपोज ये x है और x में आपने लिखा है 10 + 5 + 3 × 2 और ये एक स्ट्रिंग है. तो इस स्ट्रिंग को अगर आप प्रिंट करते हैं तो आपको सेम स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगा. बट इफ यू राइट इवेल दिस x और फिर आप y को प्रिंट करते हैं, तो इन दिस केस यू विल गेट 3 × 6, 10 + 5 15, so 15 + 6 accordingly 21, so you will get 21 here. तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसे ये इवेलुएट कर देता है. This eval function can be used. Type will give you the data type of an variable. In case of a range, you are able to generate a sequence of values. तो ये range function हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज दिस फॉर्मेट फंक्शन. किसी भी डाटा को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प ली जा सकती है और फॉर्मेटिंग करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट कैरेक्टर्स यहाँ पर स्पेसिफाइड है, लाइक परसेंटेज कैरेक्टर. तो अगर हम 0.5 को परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी विल गेट 50%. एंड सिमिलरली 255 को हम x मीन्स हेक्साडेसिमल, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट FF.
बिकॉज अगर 255 को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंगली दिस यू विल गेट FF. So this is the uh, equivalent character for the 255. So this is अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर 15 रिमाइंडर है. In this one is also 15. So in this case again divided by 15. So we will get again the 15. So this two characters, so 15 को हम FF फॉर्मेट में लिख सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट कैरेक्टर है और इन फॉर्मेट कैरेक्टर्स का यूज करके हम डाटा को अपने फॉर्मेट्स में अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इनबिल्ट फंक्शन तो बहुत सारे हैं. मैंने जस्ट कुछ फ्यू फंक्शंस यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं, नियर अबाउट 20, बट आई थिंक फंक्शन हैव मोर देन 500 और 1000 फंक्शन. सारे फंक्शन डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है. So now we are moving to the user defined function. User defined function कैसे लिखा जा सकता है. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखने के लिए हम डेफ कीवर्ड की हेल्प लेते हैं. एंड द definition contains a code that can be executed. The first line of a function definition is called a function header and it specifies the parameter list. तो फर्स्ट जो लाइन है जो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होती है इसको हम फंक्शन हेडर बोलते हैं और इसके अंदर पैरामीटर्स भी स्पेसिफाई किए जाते हैं. द फंक्शन हेडर एंड्स विद अ कॉलन साइन और ये कॉलन साइन से कंप्लीट हो जाता है. द हेडर इज द फंक्शन बॉडी कंटेनिंग द स्टेटमेंट दैट द फंक्शन विल परफॉर्म. The function body, this is not the header. The function body contains the statement that the function will perform. The function body consists of indented statements. Indented means जो डेफ है उससे जो बाकी के स्टेटमेंट्स हैं वो राइट साइड में इंडेंटेड होते हैं. रिटर्न शुड बी इंक्लूडेड टू स्पेसिफाई द रिटर्निंग वैल्यू. अगर आपको वैल्यू रिटर्न करना है तो आप रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं. एंड नाउ दिस इज वन एग्जांपल. इस केस में ये एक फंक्शन है और ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है. सो इन दिस केस दिस 5 is passed to the add 1 और ये n की वैल्यू अकॉर्डिंगली इस x को पास ऑन हो गया, x में 1 ऐड हो गया. तो दिस 5 is passed और यहाँ से इस रिटर्न स्टेटमेंट ने जो वैल्यू रिटर्न किया है वो अकॉर्डिंगली प्रिंट फंक्शन को पास हुआ और क्या रिटर्न करेगा 5 + 1 that is 6. Accordingly in this case we will get the 6 as the output. तो अब हमने जो नॉर्मल प्रोग्राम लिखा है उसे फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उससे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. लाइक हमें 5 नंबर्स को प्रिंट करना है तो वी कैन यूज i in range 1 to 6 और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं i की वैल्यू को. तो 1 से लेकर 5 तक नंबर हमने प्रिंट कर दिए. अब हम इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो वी कैन राइट डेफ सो दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन और इसकी जो लाइंस हैं उसे जस्ट इंडेंट करके हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया. तो ये फंक्शन नेम हो गया और ये इस फंक्शन का बॉडी पार्ट बन गया. तो क्या इसे अगर हम एग्जीक्यूट करें तो क्या सेम लाइन डिस्प्ले होंगी? नथिंग इज डिस्प्लेड इन दिस केस क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल तो किया ही नहीं. तो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन आपको इस फंक्शन को कॉल करना होगा. तो जैसे ही फंक्शन को आप कॉल करेंगे उस फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. तो इन दिस केस दिस फंक्शन इज जस्ट प्रिंटिंग 1 to 5. अगर हमें n वैल्यूज प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर
पास कर सकते हैं। जैसे हमने 5 लिखा तो 5 पास करेगा, अगर हम यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 पास करेगा। लेकिन अगर हम 10 लिखते हैं तो क्या ये 10 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा है या नहीं, तब भी ये 5 तक है। इसका रीज़न क्या है, हमने 10 पास किया, 10 को इस n ने स्टोर कर लिया, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर हम n+1 कर देते हैं। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे इस n को मिलेगा और उसके बेस पर ही रेंज फंक्शन वैल्यू जनरेट करेगा। तो अगर हम 10 लिखते हैं तो अकॉर्डिंगली 10 वैल्यू जनरेट होंगी, और अगर हम 5 लिखते हैं तो अकॉर्डिंगली अब हमारा फंक्शन 5 वैल्यूज ही जनरेट करेगा। So this is a first function. Next, I want to write a second function. Multiples. हम मल्टीपल्स प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी नंबर मैं पास करूंगा उसका मल्टीपल प्रिंट करना है। In this case, n into this I, ये हमारा मल्टीपल फंक्शंस है। अब यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 17 लिखा, तो 17 इस n को अकॉर्डिंगली पास होगा और n के बेस पर ये फोर लूप अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगा और 17 के 10 मल्टीपल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। आई इन मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल्स फंक्शन का नाम है, तो यहाँ मल्टीपल्स लिखना होगा, मल्टीपल्स। तो 17 के मल्टीपल्स यहाँ पर प्रिंट हो जा रहे हैं। सेम ऐसे ही हम फंक्शंस राइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो हमने एक फंक्शन यहाँ पर लिखा, डिफाइन सम थ्री सम नंबर्स, और अब हम यहाँ पर x, y, z थ्री वैल्यूज को सम करना चाहते हैं। तो दिस इज द रिजल्ट x प्लस वाई प्लस z। और अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करते हैं सम नंबर, और इसे हम थ्री वैल्यूज पास कर देते हैं 30, और जो रिजल्ट हमें मिला उसे हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। और अब हम सम को डिस्प्ले करके देखते हैं। प्रिंट द सम इज दिस एस। तो यहाँ पे सम क्या आया, नन, कोई भी सम का रिजल्ट नहीं आया। रीजन क्या है, हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने 10, 20, 30 इससे पास ऑन किया, बट इस फंक्शन ने आर की वैल्यू तो रिटर्न करी ही नहीं। तो जब रिटर्न नहीं किया तो एस में भी कोई भी डाटा स्टोर नहीं हुआ। हम चाहते हैं यहाँ से जो सम है वो रिजल्ट है वो रिटर्न होना चाहिए। तो रिटर्न आर, आपको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा। तो ये जो रिटर्न की वैल्यू होगी ये अकॉर्डिंगली इस एस में स्टोर होगा और एस की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सम आपका 60 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो whenever you want to return a value from a function, you have to write a return statement. रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जितनी भी वैल्यूज आप स्पेसिफाई करेंगे वो सारी वैल्यूज रिटर्न हो जाती है। सिमिलरली इस केस में हम जो भी नंबर पास कर रहे हैं, तो 3 इंटू 5 15, और इस केस में 5 इंटू 5 25 प्रिंट होगा। अब इफ you do not have a code associated with the function, आप पास लिख सकते हैं, it means this is an empty function. This is a sum of the function. sum के केस में यहाँ पर 10 और 20 है, तो हमने 10 और 20 अकॉर्डिंगली पास किया, तो यहाँ पर 10 प्लस 20 30 कैलकुलेट हो गया, और इस 30 की वैल्यू को हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। बट ये फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। If you want to return the value, you have to use this return statement. रिटर्न स्टेटमेंट के केस में जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होगा, और इस रिटर्न के डाटा को आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको आउटपुट फंक्शन में ही डिस्प्ले करना है, इन दैट केस
नो रिटर्न स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन हम चाहते हैं कि फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करके वापस सेंड कर दे मेन फंक्शन को, तो हमें यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा। तो दिस इज द फंक्शन कॉल, दिस इज द फंक्शन कॉल। जो भी फंक्शन हमने कॉल किया है उसके बेस पर अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो एग्जीक्यूट होगा और उसकी वैल्यू रिटर्न होगी इफ द फंक्शन हैज अ रिटर्न स्टेटमेंट। Similarly, in this case, we are just trying to find out the maximum of this A and B. A और B में जो भी मैक्सिमम है उसे फाइंड करके हम रिटर्न कर रहे हैं। तो मैक्स फंक्शन को हमने A और B पास किया, तो इस जो भी इस में से मैक्सिमम होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हमें मिल जाएगा और हम यहाँ पर उसे डिस्प्ले कर देंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ फैक्ट, यहाँ पर वाइल लूप का यूज हो रहा है, बट फोर लूप के थ्रू भी आप फैक्टोरियल का फंक्शन लिख सकते हैं। तो इन दिस केस वी आर जस्ट पासिंग द 5 और ये फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू को रिटर्न कर देगा, दैट इज 120, एंड हियर द 120 इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड। और ये एक सेम कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट के केस में जो वैल्यूज आप पास करते हैं उसमें अगर मॉडिफाई करेंगे तो मेन फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन दोनों में ही मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये आपका फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द मेन एरिया। दोनों ही ब्लॉक एरिया अलग अलग हैं। तो इस केस में ये जो माई लिस्ट है, माई लिस्ट इस नाम का एक एरे है और इस लिस्ट में 10, 20 और 30 एग्जिस्ट करता है। और अब हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया तो सेम एरे इसे पास हुआ और इस केस में ये जो माई लिस्ट है ये भी इस ब्लॉक एरिया का है, बट ये पॉइंट किसे कर रहा है, सेम इसी फंक्शन को, सेम इसी मेमोरी एरिया को। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर सेम डाटा हो लिस्ट और डिक्शनरी के केस में तो दोनों सेम एरिया को पॉइंट करते हैं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर फंक्शन लिस्ट के अंदर मॉडिफाई कर दें तो जैसे हमने ये 0, 1 और 2 नंबर पोजीशन पे क्या था 30 को मॉडिफाई करके हमने यहाँ कर दिया 50। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये भी ओरिजिनल लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। और इस केस में अगर हम देखेंगे तो ओरिजिनल लिस्ट यानी कि मेन लिस्ट यहाँ पर भी मॉडिफिकेशन हो गया है। और दिस इज द सेम रीजन कि लिस्ट को जब भी आप दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं तो दोनों सेम मेमोरी एरिया को पॉइंट करते हैं। तो जब भी आपको लिस्ट पास करना है तो बेस्ट मेथड है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ लिस्ट आप पास करें लिस्ट देन माय लिस्ट। तो इसका मीनिंग है इस लिस्ट का कॉपी क्रिएट करके देन पास करो ताकि अगर वहाँ कुछ मॉडिफिकेशन हो तो हमारे मेन वेरिएबल में कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम लिस्ट पास कर रहे हैं, बट इस केस में हमने लिस्ट को एक नया डाटा असाइन कर दिया, नया डाटा असाइन कर दिया। तो नया डाटा मीन्स न्यू वैल्यू। तो अब ये जो माई लिस्ट है ये सेपरेट मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और ये सेपरेट मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में मेन एरिया में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। तो जैसे ही हमने क्योंकि जब फंक्शन कॉल किया एट दैट टाइम this mylist and this mylist pointing to the same memory location। और जैसे ही हमने इसमें 1, 2, 3, 4 असाइन किया ये मेमोरी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया और इसे एक नया मेमोरी एरिया मिल गया। तो जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है वो अब इस वाले लिस्ट में होगा, मेन लिस्ट में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट जो सी या सी प्लस प्लस में वर्क करता है सेम वही कंसेप्ट लिस्ट और डिक्शनरी के केस में भी वर्क करता है। तो जब भी लिस्ट और डिक्शनरी को आप फंक्शन को पास करें तो वहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस यूज होता है। तो इन केस ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट यूज होता है। तो ऐसे केसेस में लिस्ट के केस में लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करना होगा और डिक्शनरी के केस में डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करना होगा इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द
call by value, otherwise by default call by reference यूज होता है. So this is all for the today's. और इसके बेस पर कुछ असाइनमेंट मैं दूंगा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें और कल के सेशन में हम उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे. और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है प्रीवियस किसी भी सेशन का, तो आप असाइनमेंट सेशन क्वेरीज को पूछ सकते हैं.